मित्रों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी में नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था नॉर्दर्न प्लेन्स के रीजनल सब डिवीजन को। आज के लेक्चर में हम लेकर के चल रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स का जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन। अगर देखा जाए तो यूपीपीसीएस, आईएएस और अन्य एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स के जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन की बात करते हैं तो टोटल इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है भांभर, दूसरा है तराई, तीसरा है खादर और चौथा है बांगर। ध्यान रखेंगे, ये सीरियल भूलना नहीं चाहिए। जियोमॉर्फोलॉजिकल जो डिवीजन है इसमें जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको नॉर्थ से साउथ की तरफ डिवाइड किया गया है। ध्यान रखेंगे, रीजनल प्लेन में हमने पढ़ा था जो डिवीजन था वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ था, लेकिन यहां नॉर्थ से साउथ की तरफ है। सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर में आता है भांभर, उसके नीचे आता है तराई, उसके नीचे आता है खादर और फिर उसके नीचे आ जाता है आपका बांगर। तो आज के सेगमेंट में हम पढ़ेंगे भांभर और तराई को और देखेंगे कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। जब हम भांभर की बात करते हैं तो यह चालू होता है हिमालय, उत्तर के जो विशाल मैदान का यह हिस्सा चालू होता है हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों के ठीक दक्षिण से यानी साउथ से। और मैदान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यह सबसे नॉर्दर्न हिस्सा है। इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो यह सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सपेंशन कहां तक है? सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक का इसका विस्तार है। अगर हम इसके संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की, तो देखा जाए तो इसमें नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों से यह निर्मित होता है। जैसे ही नदियां हिमालय से उतरती हैं दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, वो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं और आगे ये कंकड़ और पत्थर इतने वजनदार होते हैं कि ये नदियों के साथ बह नहीं पाते। तो ठीक जैसे ही हिमालय समाप्त होता है नीचे मैदानों में यह वहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो यह इसकी संरचना है, यानी उसके डिपॉजिट छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ पत्थरों के शिलाखंडों से यह निर्मित है। कुछ बड़े साइज के भी यह पत्थर रहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें चौड़ाई की तो यह करीब 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक चौड़ा है, यानी विड्थ इसकी कितनी है? 8 to 16 किलोमीटर। जैसे हिमालय समाप्त हो रहा है ठीक उसके नीचे 8 से 16 किलोमीटर तक की चौड़ाई में यह लंबा इंडस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है इसकी हाई पोरोसिटी। हाई पोरोसिटी का अर्थ क्या है कि जो भी आपकी नदियां ऊपर से शिलाखंड लेकर के दक्षिण की तरफ आ रही होती हैं, क्योंकि वह कंकड़ पत्थर वहीं पे डिपॉजिट कर देती है, तो जो पानी है वह इन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से ना जाकर के उसके नीचे दब जाता है, पत्थरों के वजन के नीचे दब जाता है और नीचे से रिसाव करते हुए यह तराई की तरफ आगे बढ़ता है। यानी कुल मिलाकर के यह मैदान का वह हिस्सा है जो कि छिद्रयुक्त है, पोरस है और पानी इसके नीचे चला जाता है। यहां पर फिर नदियों का व्यवहार क्या होता है? जाहिर सी बात है, नदियां यहां पर भूमिगत हो जाएंगी और फिर वह आगे बढ़ेंगी भूमिगत होते हुए। अगर हम देखा जाए कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यह हिस्सा उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि कंकड़ और पथरीली जमीन होने की वजह से यहां फसलों का उत्पादन बहुत कम होता है। यहां पे सिंचाई भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और कठिन कार्य है। अगर हम वेजिटेशन, वनस्पति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर बड़े वृक्ष ही दिखाई देते हैं, बरगद के, पीपल के। बाकी छोटे वृक्षों की संभावना, पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि कंकरीली पथरीली यह जमीन है। यहां पर एक विशेष घास भी पाया जाता है जिसको कि हम यूलालियोप्सिस कहते हैं। ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? यूलालियोप्सिस घास। ये कहां पाया जाता है? तो भांभर में पाया जाता है। अगर हम देखें भांभर और तराई में संबंध क्या है, तो जब हम भांभर और तराई के संबंध की बात करते हैं तो जो पानी भांभर क्षेत्र में छोटे छोटे पत्थरों और कंकड़ों के नीचे चला जाता है वही आगे बढ़ते हुए तराई में जाकर के दलदली जमीन का निर्माण करता है। तो ना, उम्मीद करता हूं कि भांभर आपको समझ में आ गया होगा, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी। अब हम देखते हैं तराई को। तराई क्या की स्थिति क्या है? तराई का अर्थ है निचली भूमि, यानी हिमालय के जस्ट बाद भांभर और भांभर के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे साउथ में तो तराई की शुरुआत हो रही है। क्या स्थिति है? इसका विस्तार क्या है? तो यह भी सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, भूलना नहीं चाहिए। यानी कि जो आपका एक्सटेंशन भांभर का है वही एक्सटेंशन आपका तराई का है।
इसकी चौड़ाई क्या है? तो इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो यह 10 किलोमीटर से लेकर के 20 किलोमीटर के विड्थ धारण किए हुए है। अगर हम संरचना की बात करें तो यहां पे क्या स्थिति है? जो नदियां ऊपर से बड़े बड़े शिलाखंडों को भांभर में जमा कर देती हैं, आगे बढ़ती हैं छोटे छोटे टुकड़ों के साथ, इतने छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, और उसके अलावा रेत होता है, वह नदियों के साथ फ्लो कर रहा होता है। तो आके आ करके जैसे ही जमीन और सपाट होती है, प्लेन हो जाती है, उसके बाद से ये छोटे छोटे गाद, रेत और मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, अक्सर आप देखेंगे देवरिया जिले के उत्तरी हिस्से में आप चले जाएंगे या फिर आप पडरौना जिले में चले जाएंगे, कुशीनगर जिले में, तो वहां पर ये छोटे छोटे कंकड़ मिट्टी वाले रेतीले खेत पाए जाते हैं। बड़ा ही डिवीजन पॉइंट देख सकते हैं कि अगर मैं बताऊं, मैं अपने जिले देवरिया जिले की, तो भटनी के जैसे ही दक्षिण पहुंचते हैं वहां पर उपजाऊ जमीन आपको दिखाई देती है, न्यू एलुवियल। और जैसे ही भटनी से और बिहार की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे वहां पर रेतीली जमीनें दिखाई देती हैं, और गोपालगंज वगैरह जाते जाते रेतीली जमीनें शुरू हो जाती हैं। तो इसकी क्या खासियत है? तो रेत, गाद और मिट्टी के कण यहां जमा होते हैं। ये मिट्टी अक्सर दलदली जमीन होती है और नमी युक्त होती है, ध्यान रखेंगे। और जो धाराएं वहां पे भांभर में आई है यहां पर पुनः दिखाई दे रही होती हैं। अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें, गुण की, तो क्या चीज है? तो यह मिट्टी हल्की भूरी से लेकर के पीली होती है, ध्यान रखेंगे, हल्की भूरी से लेकर के पीली होती है यह मिट्टी। इसमें गांठें हैं, ठोसपन है, इसमें गांठें हैं और ठोसपन है। बातें समझ में आ रही हैं? अगली चीजें क्या दिखाई देती हैं? तो इस मिट्टी की फर्टिलिटी की बात अगर हम करें तो इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि इसमें फॉस्फेट की कमी होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बताने जा रहा हूं। इसमें किसकी मात्रा होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है, लेकिन फॉस्फेट की कमी होती है। आप सभी जानते होंगे कि इन क्षेत्रों के लोग बहुत ज्यादा अपने खेतों में यूरिया डालते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की मात्रा बढ़ जाए। फॉस्फेट की कमी होने के नाते ही अक्सर देखेंगे तो तराई क्षेत्रों के लोग औसत से लेकर के औसत से नीचे की हाइट के होते हैं, और प्रायः यह दुबले पतले होते हैं, क्योंकि फास्फोरस की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, ठीक नहीं कद के होंगे। जैसे ही आप देवरिया जिले में, मैं बता रहा हूं, भटनी से जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ना चालू करेंगे तो लोगों की हाइट कम होती है और साथ ही साथ हड्डियां भी पतली होती हैं। ये इसी कारण से है। अगर देखें प्रमुख फसलें यहां की कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख फसलों में धान की खेती दिखाई देती है, जूट, गन्ना और गेहूं दिखाई देता है। इसके अलावा तंबाकू और दलहनों की खेती भी होती है। अगर हम कृषि महत्व की बात करेंगे तो इस क्षेत्र का भारत के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कारण क्या है? यहां पर सिंचाई के लिए अच्छे साधन है, उच्च जल स्तर है, और यह क्षेत्र जाना जाता है काला नमक चावल के उत्पादन के लिए। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो गोरखपुर, बलरामपुर से लेकर के सिद्धार्थनगर का क्षेत्र काला नमक चावल के लिए विख्यात है, जो कि सीधे बिहार तक चला जा रहा है। तो यह हुआ इसका कृषि महत्व। इसके अलावा अगर हम इसके अन्य महत्व की अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ रहा है। आज से 20-25 साल पहले अगर आप देखेंगे या 30 साल पहले, तो 2-2, 3-3 किलोमीटर तक के बगीचे पाए जाते थे, और पानी यहां 20 फीट 40 फीट पर ही दिखाई दे दिया करता था। अब उन वनों का कटाव हो गया है, उन बगीचों का कटाव हो गया है, और धीरे धीरे यह क्षेत्र एग्रीकल्चरल लैंड में बदलता चला जा रहा है, जिसके कारण से अगर देखा जाए तो जमीन की फर्टिलिटी जो थी वह भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आप भांभर और तराई से जुड़े हुए इस लेक्चर को समझ गए होंगे। नाउ अगले लेक्चर में मैं लेकर के आ रहा हूं खादर और बांगर को। ध्यान रखेंगे, खादर और बांगर, यहां पे इस मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती थी? फॉस्फेट की कमी। वहां देखते हैं कि किसकी कमी पाई जाती है।